हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, और एट लास्ट हम डेफिनेशन भी देखेंगे और इस पे बेस्ड बेस्ट प्रॉब्लम्स को भी लेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट स्पेसिफिक रोटेशन क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दिया है। इसकी लैंग्वेज क्या होगी वो मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें लिखा दूंगा। पहले तो ये समझाऊं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या कहता है, फिर हम आएंगे कि स्पेसिफिक रोटेशन का क्या फॉर्मूला होता है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए आप इस चीज़ से तो अवेयर हैं कि ये सिंबल किस चीज़ का होता है। ये सिंबल होता है अनपोलराइज लाइट का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्या लगा दिया, ये लगा दिया है स्लिट। क्यों लगा दिया है? हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइट है वो एक बीम के फॉर्म में जाए, तो मैंने यहाँ स्लिट लगा दी। ये हमारे पास सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स कैसा है? ये सोर्स है अनपोलराइज लाइट का सोर्स। तो यहाँ पे ये सोर्स हो गया और इसके आगे स्लिट लगा दी गई जिससे कि लाइट हमारी बीम के फॉर्म में जाए। लेकिन ये लाइट है कैसी? अनपोलराइज लाइट है। ओके, देखिए ये अनपोलराइज लाइट। अब अनपोलराइज लाइट को हमें कन्वर्ट करना है प्लेन पोलराइज लाइट में। तो सबसे बेस्ट डिवाइस जो ऑप्टिक्स में होती है वो होती है निकोल प्रिज्म। क्या होती है? निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म किससे बना होता है? तो निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्साइट क्रिस्टल से। अब कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है? देखिए कैल्साइट क्रिस्टल डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। मतलब ये कि डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब ये हुआ कि जब उससे अनपोलराइज लाइट पास होगी तो वो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करेगी, लेकिन दो तरह की रेज में करेगी। एक होगी ई रे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती हैं, और एक होती है ओ रे। अब ओ रे को बोलते हैं कि जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, ऑर्डिनरी रे मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करे, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ना फॉलो करे उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ये हो गया हमारे पास अनपोलराइज लाइट। ये पड़ा किस पर? पोलराइजर पर। पोलराइजर क्या है? निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म क्या है? कैल्साइट क्रिस्टल है। कैल्साइट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है? उसकी एक ही प्रॉपर्टी है, वो डबली रिफ्रैक्टिंग है। मतलब ये हुआ कि जो ये अनपोलराइज लाइट थी उसको इसने निकोल प्रिज्म क्या, देखिए ये निकोल प्रिज्म ये भी है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है कि ये और ये पोलराइजर और एनालाइजर दोनों क्रॉस्ड पोजीशन पे हैं। कैसे हैं? क्रॉस्ड पोजीशन पे। देखिए ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस और ये एक्सिस, देखिए ये होती है कॉमन एक्सिस। इस कॉमन एक्सिस पर पोलराइजर भी है, एनालाइजर भी है, दोनों सेम मटेरियल के हैं लेकिन दोनों क्रॉस्ड पोजीशन पे हैं। तो क्या हुआ? अनपोलराइज लाइट जैसे ही इस क्रिस्टल पे पड़ी तो इस क्रिस्टल ने, मतलब निकोल प्रिज्म ने जो कैल्साइट क्रिस्टल से बना है, कैल्साइट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैल्साइट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है जिससे आपकी ये बात, जिससे आपके माइंड में ये बात स्ट्राइक करे कि डबली रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या? डबली रिफ्रैक्टिव सरफेस का मतलब है अनपोलराइज लाइट ई रे और ओ रे में ब्रेक हो जाती है। अब ऐसी वर्किंग होती है निकोल प्रिज्म की कि ओ रे तो यहीं पर रोक लिया जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। केवल पास कौन सी रे होती है? ई रे पास होती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो पास होती है। लेकिन दोनों के दोनों वाइब्रेशन कैसे हैं? दोनों के दोनों वाइब्रेशन प्लेन पोलराइज्ड हैं। एक पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है, दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। दोनों ही लाइट पोलराइज थी लेकिन ओ रे रोक ली गई। ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं किसका? निकोल प्रिज्म का, जिससे ओ रे रुक जाए और ई रे पास हो जाए। तो ये लाइट हमारे पास आई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जब ये लाइट एनालाइजर पर पहुंचती है, ये जो वाइब्रेशन है, इन वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं? ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं। ये जब एनालाइजर पे पहुंचते हैं, एनालाइजर एंड पोलराइजर बोथ आर क्रॉस्ड पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं मिलने वाली है। इस बात से आप एग्री करते हैं कि अगर पोलराइजर और एनालाइजर क्रॉस्ड पोजीशन पे हैं तो हमें लाइट की इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, मीन्स नो लाइट कम्स आउट फ्रॉम द एनालाइजर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो मिरर्स लगा दिए गए, मतलब यहाँ पर क्या सर्कुलर स्केल है, नॉट अ मिरर। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दोनों पे मैं लाइन कर देता हूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दोनों जगह
मुझे करना चाहिए क्या, लाइन, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लाइंस का क्या मतलब है, यहाँ पर स्केल लगा दी गई है। ये स्केल क्या मेज़र करती है, ये स्केल मेज़र करती है एंगल ऑफ रोटेशन को, किसके, एनालाइजर कितना रोटेट हुआ है उसको देखने के लिए हम ये स्केल यूज़ करते हैं। ये स्केल कैसी है, सर्कुलर स्केल होती है। यहाँ पर तो मैंने आपको ऐसे ही बनाया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो मिलेगा उसमें ये सर्कुलर स्केल होती है। कैसी होती है, सर्कुलर स्केल होती है। और 2 स्केल होती है सर्कुलर में, ठीक है। उन दोनों की हेल्प से, ठीक है, उन दोनों की हेल्प से ही हम ये देख पाते हैं कि एनालाइजर को कितना रोटेट किया गया है। क्योंकि मेरा मोटो क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन को समझने के लिए एंगल ऑफ रोटेशन समझना है। एंगल ऑफ रोटेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो अभी हम समझेंगे। देखिए, पहले तो ये समझना है कि दोनों के दोनों पोलराइजर और एनालाइजर दोनों क्रॉस्ड पोजीशन पे हैं। ये हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। ये वाले प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जैसे इस पे पहुंचते हैं, क्रॉस्ड पोजीशन में होने की वजह से यहाँ पर हमें कोई भी लाइट नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कंप्लीटली डार्क रहता है, मतलब हमें कोई भी लाइट दिखाई नहीं पड़ती है। फील्ड ऑफ व्यू कैसा है, कंप्लीटली डार्क। चलिए, तो ये सर्कुलर स्केल भी समझ में आ गया किस लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ एंगल ऑफ रोटेशन को पढ़ने के लिए। और ये जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो यहाँ पर डिग्री में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो सर्कुलर स्केल है वो इसमें जो साइन ये बने हुए इंडिकेशन, ठीक है, यहाँ पर स्केल बनी हुई है वो डिग्री में है। किस में है, डिग्री में है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। जो ये एक्सिस है उसको बोलते हैं कॉमन एक्सिस। क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सिस। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। स्लिट है, अनपोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है, पोलराइजर है, और ये क्या है, निकोल प्रिज्म है। किससे है, कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ है। आगे एनालाइजर है। पोलराइजर एंड एनालाइजर बोथ आर क्रॉस्ड पोजीशन, जिससे क्या हो रहा है, कोई भी लाइट हमें नहीं मिल रही है। किसमें, फील्ड ऑफ व्यू में, करेक्ट। अब हम बात करते हैं इस फिगर की। जरा देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत कम, देखिए P लिख दिया। P का मतलब क्या हो गया, पोलराइजर। A का मतलब एनालाइजर। यहाँ प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ पर हमारी जो अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है, ये स्प्लिट हो गई इस निकोल प्रिज्म से, क्योंकि कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ है। और कैल्साइट क्रिस्टल के पास क्या होती है प्रॉपर्टी, डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। ये दो रे में तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ देते का मतलब स्प्लिट कर देता है। जो अनपोलराइज लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है ई रे में और ओ रे में। फिर मैं बता रहा हूँ कि निकोल प्रिज्म का ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि ओ रे तो यहाँ पर रोक ली जाती है, यहाँ पर यहीं से एलिमिनेट हो जाती है, केवल ई रे पास होती है। तो ये ई रे है आपके पास और यहाँ पर ओ रे है ये, और ये आपके पास स्लिट थी, ये आपके पास सोर्स था, ठीक है। यहाँ पहुँचे, प्लेन पोलराइज लाइट आ गई। ये चीज़ आपके लिए एक नया आ गया। हमने ये क्यों लगा दिया, देखिए ये है हमारे पास एक स्पेशल टाइप का, एक स्पेशल इसका कंस्ट्रक्शन है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक बम बना दिया, ठीक है। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि इसको इसलिए बनाया गया कि इसमें कहीं पर जैसे सॉल्यूशन बना के फिल करेंगे तो इस सॉल्यूशन में अगर बबल आए, बबल, तो वो इस बम के पास पहुँच जाए। मतलब हमारे पास इस पोर्शन में कहीं पर भी कोई बबल ना रहे, बबल अगर बनता भी है तो इस पोर्शन में पहुंच जाए, इसलिए इसका ऐसा से बनाया जाता है। हमने यहाँ क्या फिल किया हुआ है, यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ, हम स्पेसिफिक रोटेशन क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ इसलिए रहे हैं, हम समझना चाहते हैं 2 तरीके के हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। दोनों की अपनी अपनी टेंडेंसी है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी अपनी एबिलिटी है कि कौन कितना प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट करेगा। देखिए ये वाइब्रेशन जो थे, इनको जब इससे पास कराया गया तो ये वाइब्रेशन इधर मुड़ गए, मतलब राइट हैंडेड हो गए, मतलब ये राइट हैंड की तरफ ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गए। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को राइट हैंड रोटेट करते हैं और कुछ लेफ्ट हैंड रोटेट करते हैं। मतलब 2 तरह के हैं सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस 2 तरह के हैं। एक है राइट हैंडेड सब्सटेंस, एक है लेफ्ट हैंडेड सब्सटेंस। जो क्लॉकवाइज है वो राइट हैंडेड है, जो लेफ्ट हैंडेड है वो लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है या लेफ्ट हैंडेड है। क्लियर हुआ, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, 2 तरह के होते हैं।
ठीक है। अगर राइट हैंडेड रोटेट कर रहे हैं, अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है और वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट हैंड मोड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ या तो वो शुगर सोल्यूशन होगा या फिर क्वार्ट्स हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंडेड होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा तो यहाँ पर हम फ्रैक्टोज यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? देखिए ये और ये दोनों, ये पोलराइजर और एनालाइजर दोनों सेम मटेरियल थे और दोनों अब भी क्रॉस्ड पोजीशन पे हैं, फिर भी हमको यहाँ पे लाइट मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर नहीं रहे, वो थोड़ा सा रोटेट हो गए। रोटेट होने की वजह से हमको फील्ड ऑफ व्यू में हमें लाइट मिलती है। यहाँ क्या होती है, लाइट कम्स आउट आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर। तो हमें एनालाइजर से पास होने के बाद ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की वजह से जब इससे पास हो जाते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन थोड़े से अब रोटेट हो गए हैं, क्योंकि राइट हैंडेड रोटेट हो गए हैं। ये तो मैंने बोल दिया कि ये डिपेंड करता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पे कि किस तरह का सब्सटेंस आपने लिया है। तो हमें बेसिकली आपको यही समझाना था कि स्पेसिफिक रोटेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इस जो स्पेशल टाइप का जो ये एक फिगर मैंने बना दिया है उसमें उसका सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। तो ये उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना रोटेट करेगा। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि कितना रोटेट हुआ है, क्योंकि मुझे थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कोई लाइट नहीं मिल रही थी। अब हम इस एनालाइजर को रोटेट करेंगे, इतना रोटेट करेंगे कि हमें फील्ड ऑफ व्यू कंप्लीटली डार्क मिल जाए। तो रोटेट करने पर इसकी जो ये ऑप्टिक एक्सिस है वो देखेंगे कितने डिग्री पर पहुंच गई, उस डिग्री को नोट कर लेंगे। ठीक है, वो डिग्री बताएगा एंगल ऑफ रोटेशन किसका, एनालाइजर का। तो हमें थीटा निकालने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना पड़ता है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि थीटा किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको रियलाइज़ हो, आप समझें इस बात को। चलिए अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक रोटेशन का क्या चाहिए, फॉर्मूला भी चाहिए और उसकी डेफिनेशन भी चाहिए। तो मैं क्या बताता हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, थीटा इज क्या होता है, पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L। दैट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज थीटा प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। जो यहाँ पर ये लेंथ है इस सॉल्यूशन की, अब ये सॉल्यूशन जो भी होगा वो एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन का होगा। मींस यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन बनाया होगा उसकी डेंसिटी तो फिक्स होगी ना, कंसंट्रेशन हमें मालूम होगा। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of solution क्या आ जाएगा, solution या density that is theta proportional to C। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। क्या लिखेंगे, ऑन combining relation first and
सेकेंड। हम फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने पे मुझे क्या मिलेगा, थीटा प्रोपोर्शनल टू एल सी आ जाएगा। एल सी, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा थीटा इज इक्वल टू एस एल सी। अब यहाँ पर एस क्या है, वेयर एस इज द स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन आ जाता है, इसको बोलते हो आप स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ से स्पेसिफिक रोटेशन आ गया। अब इसको डिफाइन करना है तो एस इज इक्वल टू मिल गया थीटा अपॉन एल सी। देखिए थीटा तो निकालने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि थीटा तो काउंट तभी हो सकता है क्योंकि इन वाइब्रेशन के जो ये वाइब्रेशन थे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन थे, ये ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सब्सटेंस की एबिलिटी है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट हैंडेड मोड़ना, क्योंकि क्लॉकवाइज मोड़ना इसकी टेंडेंसी है। इसका मतलब ये शुगर सॉल्यूशन है और यहाँ पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी रखते तो भी, लेकिन अलग अलग मटेरियल की अलग अलग टेंडेंसी होती है, कौन कितना मोड़ेगा वो हम नोट करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, एनालाइजर को रोटेट करेंगे, देखेंगे कि कंप्लीटली डार्क हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है जिस भी डिग्री पर, वो डिग्री थीटा आपको मिल जाती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल सेटअप से मिलेगा ये। तो थीटा यहाँ से अगर मैं ऐसा बोलूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय आपको क्या चीज़ मिलेगी, जब भी लेंथ दी जाएगी, लेंथ ऑफ यहाँ पर सॉल्यूशन की जो लेंथ होगी, किसी ट्यूब में रखा गया होगा, उसकी लेंथ हमेशा क्वेश्चन में सेंटीमीटर में होगी। तो क्या करना है, उसको डेसीमीटर में पहले चेंज करना है। इफ एल इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर हो जाए, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 10 डेसीमीटर। क्या आ जाएगा, 10 डेसीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऐसा लिखा हुआ है, तो हमने सेंटीमीटर को क्या करिए, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमने देख ली यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को हम बना लेंगे किस में, मीटर में, डेसीमीटर में कर लेंगे। अब कितना आएगा, सॉरी मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में रखना है मुझे, इसको डेसीमीटर में रखना है, सॉरी यहाँ पे इसको किस में रखना है, 1 डेसीमीटर में। 1 डेसीमीटर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसी, नीचे लिख देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू मुझे लिखना है 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर क्या आ जाएगा, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आप देखोगे, 10 सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर में दिया जाएगा, तो सेंटीमीटर में यहाँ मैं लिखता हूँ एस और यहाँ लिखता हूँ 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, सी इज इक्वल टू किस में होगा, सी इज इक्वल टू होगा 1 ग्राम पर सीसी। सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो या सीसी लिखा हो तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, देन एस इज इक्वल टू थीटा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ इस कंडीशन पर मैं अगर चाहूँ तो डेफिनेशन यही लिख दूँ, ठीक है, आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन व्हेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ये लाइट कैसी है, पोलराइज्ड है, व्हेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू, किससे पास हो रही है, पास थ्रू 1 डेसीमीटर पूरा लिख देना चाहिए मुझे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 डेसीमीटर लेंथ ऑफ सॉल्यूशन,
ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 ग्राम cc। ये है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, किसकी? स्पेसिफिक रोटेशन की। अब हमें बात करनी है कि स्पेसिफिक रोटेशन पे कैसी प्रॉब्लम्स बनती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें। चलिए देखिए, तो हमने ये समझ लिया कि स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन क्या होती है और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम क्या लेने वाले हैं? सिंपल क्वेश्चन पहले जो स्पेसिफिक रोटेशन पे बन सकता है। देखिए, फिगर में नहीं हटा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख लेंगे। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? सिंपल सा ये दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या दे दिया गया आपको? लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ट्यूब आपको दिया जा रहा है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन कितना दिया गया है? ऑप्टिकल रोटेशन मतलब एंगल ऑफ रोटेशन आपको दिया गया है, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन दिया गया है। ऑप्टिकल रोटेशन आपको दिया गया है। ये एंगल ऑफ रोटेशन कितना दिया गया है? एंगल ऑफ रोटेशन है आपके पास 12 डिग्री। कितना है? 12 डिग्री। और स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? स्पेसिफिक रोटेशन आपको दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। लेंथ दे दी गई है, ऑप्टिकल रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन दे दिया गया है, स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया गया है। पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है? सिंपल से एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यहाँ से S इज इक्वल टू आप यूज़ करोगे θ/LC। सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। इस फॉर्मूले के यूज़ करने से रिजल्ट आ जाएगा। देख लीजिए क्या आता है। यहाँ से क्या आया? S की वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ से, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? C की वैल्यू क्या आ जाएगी? θ/ यहाँ पे आ जाएगा LS। तो ये इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे यूज़ कर लीजिए, तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? C इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है? देखिए, जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वही होता है थीटा, और स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है S। लेंथ होनी चाहिए किस में? मैंने बताया कि लेंथ होनी चाहिए डेसीमीटर में। तो इसको क्या करोगे? 10 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 2 डेसीमीटर। 2 डेसीमीटर आ गया। अब 2 डेसीमीटर आ गया तो वैल्यू पुट कर लीजिए। C की वैल्यू कितनी? थीटा की वैल्यू कितनी है? 12 डिग्री, और L की वैल्यू 2, और S की वैल्यू कितनी? 60। कितना हो गया? 60 डिग्री। डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 5 जा 60, तो 1/, यहाँ पे आएगा 2 × 5, तो इसका मतलब C इक्वल टू 1/10 आ गया। इसको लिख क्या सकते हो? C इक्वल टू 0.01 आ जाएगा, सॉरी 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1। तो इसका आंसर आ जाता है 0.1 ग्राम पर cc। cc का मतलब हो गया सेंटीमीटर। देखिए, जो c होता है, c का मतलब क्या है? c का मतलब होता है, अगर आप बेसिकली अगर समझना चाहते हो, c का मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या? डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में, और ये मास हो गया ग्राम में, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ से आ जाता है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? मैंने लिखा लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब, क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ ट्यूब 20 सेंटीमीटर है।
अब हमें सेंटीमीटर में है, लेकिन हम कन्वर्ट कर किस में कर लेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसीमीटर में, अभी कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरी चीज़ दी जा रही है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, ये दिया गया है 120 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और द क्वांटिटी ऑफ शुगर डिजॉल्व, क्वांटिटी ऑफ शुगर डिजॉल्व, डिजॉल्व दिया गया 6 ग्राम। और एंगल ऑफ रोटेशन दिया गया है, एंगल ऑफ रोटेशन दिया गया है आपको 6.6 डिग्री। ठीक है, पूछा जा रहा है स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन मतलब एस पूछा गया है, एस की वैल्यू क्या होगी। देखिए एंगल ऑफ रोटेशन, तो यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्यूब जो सेंटीमीटर में है उसको डेसीमीटर बना लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डेसीमीटर, यही हो जाता है L। और ये हो गया वॉल्यूम, क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया V। और ये हो गया M, क्वांटिटी है डिजॉल्व, शुगर सोल्यूशन में कितना डिजॉल्व किया गया है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड, तो शुगर में कितनी क्वांटिटी डिजॉल्व की गई है वो है M, मास। एंगल ऑफ रोटेशन ये हो गया थीटा, आपको S निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, S इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी। अब C क्या होता है जरा देखिए, C इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो C की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, मास कितना है, मास है 6 ग्राम, और ये कितना है वॉल्यूम 120, तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, ये आएगा 6 टू 12 20, ये आ गया ग्राम पर cc, ये आ गया। इसकी वैल्यू जरा यहाँ पुट कर लीजिए, S की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 6.6 डिग्री। ठीक है, और क्या आएगा, L कितना दिया गया है, L दिया जा रहा है, L आपके पास है, लेंथ ऑफ ट्यूब है 2 डेसीमीटर 2, और क्या आ गया 2 हो गया, ये डेसीमीटर है, ध्यान रखना ये क्या है डेसीमीटर, और 2 आ गया। 2 आने के बाद क्या आता है, C की वैल्यू, मुझे C की वैल्यू कितनी मिल गई 1/20, 1/20, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 6.6 डिग्री, और नीचे कितना आ गया 1/10, तो 10 ऊपर जाएगा, तो S की वैल्यू हो गई कितनी 66 डिग्री। सिर्फ इतना सिंपल सा सॉल्यूशन आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन हम लोग और समझेंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका भी आप नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, अच्छा मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी हटा ही दूं, क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं मैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं नहीं हटा रहा हूँ इसलिए कि आपका फोकस इस पर रहे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बिना आप स्पेसिफिक रोटेशन को बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो थीटा कैसे कैलकुलेट होता है उस पर आपका फोकस होना चाहिए अगर स्पेसिफिक रोटेशन को अच्छे से डील करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक rotation if the plane of polarization, if the plane of polarization, plane of polarization is turned through, is turned through 26.4 degree in traversing 20 centimeter length of sugar solution, length of 20%
शुगर सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको एस निकालना है, एक बात है, ठीक है। पोलराइजेशन इज टर्न थ्रू, ये दे दिया गया है कितना एंगल, रोटेशन कितना दे दिया गया है, थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है 26.4 डिग्री। लेंथ है आपके पास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसको क्या करोगे 2 डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और कितना परसेंट है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 20%। इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 20/100। इसका मतलब कितना आया 1/5। सी की वैल्यू आपको दी जा रही है कितनी, 1 ग्राम पर सीसी, इतनी वैल्यू है। ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में रख दीजिए, एस इज इक्वल टू θ/LC। तो यहाँ से कितना मिलेगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 26.4 डिग्री, और एल की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 1/5, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, देखिए इससे पहले कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है, कैंसिल आउट कर लीजिए तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कितना आया जाके, एस इज इक्वल टू ये हो जाता है, इससे कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर आएगा 13.2 डिग्री, और नीचे कितना आएगा, नीचे से ये चला गया 1/5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर तो ये आ जाएगा 13.2 डिग्री इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, 0 6 66 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा लिखिए, या सीधे सीधे आप 66 डिग्री लिख दीजिए, ये कंप्लीट आंसर यहाँ से आपको मिल जाता है। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आया होगा, और आप सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।